Hello student, good afternoon. So this is the video 4 in the continuation of our HCS series. इससे पहले की सीरीज में हमने डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में, HCS के एनालिसिस के बारे में, एज वेल एज सिलेबस ऑफ द HCS. एक नया इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा सिविल सर्विस से ऑप्शनल को हटा दिया गया है. लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन कि क्या नया ऐड होता है, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मींस हरियाणा का पेपर होने वाला है. दिस इज अ वेरी बिग अपडेट. तो चलिए शुरू करते हैं. आज से कंटिन्यूएशन हम करेंगे HCS के हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक वाइज. जैसे अभी हम इकोनॉमी का करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी का करेंगे, फिर ज्योग्राफी का करेंगे. दैट्स लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस द एवरी पेपर ऑफ हरियाणा ऑफ द लास्ट 4 years. So this is the class 4th in the series. If you are new to this channel, please subscribe to us and you will get a notification update of the every video we are uploading on the channel, and these are the more relevant for you guys for your prelims examination. आपके लिए डायरेक्टली एक कॉमन सोर्स हो जाएगा कि you can rely on this कि exactly आप हरियाणा सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. महा चंडीगढ़ IAS अकेडमी पे वी आर लॉन्चिंग अ फ्री PCS मेंस कोर्स पंजाब सिविल सर्विस के लिए. एक यूट्यूब पे फ्री कोर्स रहने वाला है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. YouTube को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस कोर्स के वीडियो भी देखने को मिलेंगे. जो लोग PCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन डू दैट. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पेपर है हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द पेपर ऑफ 2024, 2024 का पेपर है. 11 फरवरी को ये पेपर हुआ है. तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पे क्वेश्चन पूछा गया था. दैट्स अ कैन से दैट्स अ करंट अफेयर क्वेश्चन रिलेटेड टू द इकोनॉमी. करंटली वीकली स्टेटस इन द अर्बन एरिया इज मेजर्ड एट द इंटरवल ऑफ 3 months. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इसको 3 महीने के इंटरवल पे ही मेजर किया जाता है. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं. पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड compared with the base year 2017-18. Yes, unemployment rate is on the declining trend, but this one, the PLFS, present labor force participation, was increased, not decreased. So अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, LFPR इंक्रीज हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ है. So the answer of this question will be the statement 1 only. Only statement number 1 is correct. So you have to read in between the lines. आपको flow में नहीं जाना है. You have to read in between the lines exactly statement कहना क्या चाहता है. 2024 का पेपर was considered as one of the difficult paper in the Haryana Civil Service Examination, जहां पे कट ऑफ मात्र 38 से 40 नंबर ही गया था. ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है कट ऑफ. Let's come to the question number 2. Consider the following statement regarding the recently released Reserve Bank of India treatment of willful defaulters and large defaulter directions of 2023. The direction are applicable to all regulated entities, NABARD, SIDBI and Exim Bank. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि सब पे इंप्लीमेंट होता है. A willful default need to be reviewed and finalized within the 6 months of an account being classified as a NPA account. Classified as a NPA account, उसके लिए भी applicable होता है. Lender cannot proceed against guarantor without exhausting the remedy. Lender can proceed. Lender can proceed अगेंस्ट द गारंटर. अगर आप किसी लोन के गारंटर हैं तो लेंडर्स डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं विदाउट एग्जॉस्टिंग द रेमेडीज. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 and 2 ओनली. थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो यू हैव टू फोकस ऑन क्लैरिटी. कैन नॉट, दे कैन. दिस इज द अकॉर्डिंग टू RBI रेगुलेशन कि लेंडर एक्शन ले सकता है अगेंस्ट द गारंटर. तो आप किसी का गारंटर बनते हैं तो सोच समझ के बनिएगा, नहीं तो बैंक एक्शन ले सकता है. Let's come to the question number 3. Consider the following statement regarding the scheme of the remission of duty and taxes. अगर मैं आपको बताता हूं, हरियाणा सिविल सर्विस ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया है. अकॉर्डिंग टू द HCS इन्होंने कोई भी आंसर इसका नहीं दिया है, उन्होंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया था. तो इस केस में देखते हैं, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी एंड लेवाई ऑन द एक्सपोर्टेड गुड्स. ये एग्जम्पशन नहीं देता, ये रिमिशन देता है. तो दिट्स अ गेम प्ले ऑफ वर्ड. दिस गिव रिमिशन कि आप टैक्स पहले दोगे उसके बाद वापस आ जाए. रिमिशन ऑफ द टैक्सेस. द स्कीम इज WTO compliant and being implemented to end environments. Yes, second statement is correct. So we can say that the answer is 2 only. लेकिन हरियाणा सिविल सर्विस ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया था इनकी आंसर स्कीम में. Let's move to the question number 4.
Consider the following statements regarding the prompt corrective action की बात करते हैं। Currently prompt corrective supervisory norms are applicable to both government and non-government NBFC। अगर मैं बात करता हूँ at the time of examination, ये एग्जाम हुआ है फरवरी 2024 में, तब तक ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आया था। दिस वाज अनाउंस इन द सितंबर 2024 में इसको अनाउंस किया गया, सितंबर 2024 में इसको अनाउंस किया गया है। डिस्क्रिशनरी एक्शन ऑफ द पीसीए इंक्लूड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांच एक्सपेंशन, यस इट्स इंक्लूडेड। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन द आंसर वाज बी, पेपर के टाइम पे आंसर बी था, लेकिन आज के टाइम में इसका आंसर सी हो जाता है, बोथ 1 and 2, क्योंकि न्यू रेगुलेशन आने के बाद नाउ द आंसर बिकम बोथ 1 and 2। तो आपको भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना है। तो करंट अफेयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी पार्ट। जब भी आप इकोनॉमी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको करंट अफेयर के साथ अपडेट रहना चाहिए। तो एट मास चंडीगढ़ आईएएस अकेडमी में जल्द ही लेके आने वाला हूँ करंट अफेयर का सीरीज, जहां पे हम पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे विद द टॉपिक वाइज एंड द लॉजिकल सीक्वेंस, और क्या क्वेश्चन उससे बन सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। Let's come to the next question. Fugitive offender acts पे आते हैं। A fugitive offender is a person who has fled the country against whom arrest warrant has been issued for involvement in the economic offenses. Yes, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 100 करोड़ तक का offenses like मेहुल चोकसी की बात कर सकते हैं। Act authority are empowered to confiscate assets even no conviction has been obtained. Yes, इन द केस ऑफ द विजय माल्या की बात करें तो उन्होंने एसेट्स को सीज किया, अभी तक कन्विक्ट नहीं है, अभी तक उसको सारे के एसेट्स को सीज किया गया है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज अ नोडल एजेंसी, नो इट्स अ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी आपने बहुत नाम सुना होगा, इट्स अ कॉमन नेम राइट नाउ। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नोडल एजेंसी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नहीं है। So the answer of this question is 1 and 2। तो ये छोटे छोटे ऐसे क्लू दिए जाते हैं आपको स्टेटमेंट्स में, मींस यू नीड टू हैव मोर क्लैरिटी व्हेन यू आर रीडिंग। आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए टॉपिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, तब ज्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल सर्वे ऑफ डिजिटल and sustainable trade facilitation. It was released by the WTO. No, this is a wrong statement. UN Regional Commission, UN Regional Commission इसको लॉन्च करता है, UN Regional Commission इसको लॉन्च करता है, not the WTO. So the first statement is wrong here. The overall score of India has been greater than the many developed country. Yes, this is a correct statement कि इंडिया का जो स्कोर है काफी सारी डेवलप्ड कंट्री से ज्यादा है। It is a biannual. No, it's not a biannual. It's a biennial. It's a biennial survey, 2 साल में एक बार। It's a biennial survey, not a biannual. साल में 2 बार नहीं, 2 साल में एक बार। So the third statement is also wrong. So the answer of this question is 6 is B. आंसर इसका B रहेगा। तो ये छोटे छोटे से इन्होंने डाले हैं चेंज करके स्टेटमेंट्स में, 2 फैक्ट्स को चेंज किया गया। तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट कि किस तरीके का क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड। इट विल बी एस्टेब्लिश एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे जो वर्ड है इट विल बी, ये एस्टेब्लिश हो चुका था 2021-22 में, बजट में अनाउंस किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट हरियाणा सिविल सर्विस ने गलत माना है। कंट्रीब्यूशन to the fund specified debt oriented mutual fund scheme and asset management company. This is a correct statement. Second statement is correct here. Initially it will be established for 5 years. No, it's for the 15 years, not for the 5 years. So the third statement is also incorrect. So the answer of this question will be the B. Question number 7 का आंसर क्या होगा यहाँ पर? B होगा। Let's move to the next question. Consider the following statement regarding the foreign portfolio investment की बात करते हैं। It has fluctuated drastically in the past decade. Yes, at that time बहुत ज्यादा fluctuation था इंडिया के FPI मार्केट में। In 2023, the net FPI in India was less than 1% of GDP. Yes, is very less than 1% of GDP. This is also right. Foreign Exchange Management Act is the primary legislation governing the FPI in India. FEMA के अंदर कंट्रोल होता है, बट नोट द प्राइमरी। लेकिन इसको एचसीएस ने सही माना है, सेबी प्राइमरी डील करता है इसके साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डील करता है। तो दिस स्टेटमेंट ऑल 3 आर करेक्टेड। एचसीएस ने अज्यूम किया कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर कंट्रोल होता है, बट प्राइमरी वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कनेक्ट करता है, बट दिस स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड राइट बाय द हरियाणा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो आंसर हम यहाँ पे करेंगे सी, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर।
Let's move to the question number 9. Consider the following statement with respect to the fertilizer sectors के बारे में बात की गई है. Sulfur coated urea is also known as neem coated urea. No, both are different things. Sulfur coated अलग है, neem coated अलग है. तो statement 1 गलत है. Fertilizer flying squads was constituted to provide crop wise recommendation. No, this is not for the recommendation. This was for the black marketing. इसको रिकमेंडेशन के लिए नहीं किया गया था, इसको ब्लैक मार्केटिंग के लिए बचाने के लिए, फर्टिलाइजर ब्लैक मार्केटिंग होता था उसको रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था हरियाणा ने, नॉट फॉर द रिकमेंडेशन. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, नन. दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एज एन ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड बैंक. यस, इट्स एन ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल सही बात है. स्टेटमेंट 1 इज राइट. ICIMOD, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर. लर्निंग सेंटर है, गवर्नमेंटल नॉलेज का ही है. सिचुएटेड इन स्विट्जरलैंड, नॉट इन स्विट्जरलैंड, इट इज इन द काठमांडू. इट इज इन द काठमांडू, नेपाल. ये काठमांडू नेपाल में है. All the India Rural Financial Inclusion Surveys conducted by Reserve Bank of India, not by the Reserve Bank of India, it is conducted by the NABARD. इसको नाबार्ड कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है. सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. थर्ड इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ओनली द वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द वन ओनली. तो आप देख रहे हैं किस तरीके से टेल्स को चेंज किया गया, किस तरीके से फैक्ट्स को चेंज किया है. तो आपको अपना माइंडसेट उस तरीके से डेवलप करना होगा जिस तरीके से एग्जाम का भी माइंडसेट है. इसके लिए मैंने एक एनालिसिस का वीडियो बनाया, एग्जैक्टली हरियाणा सिविल सर्विस में क्या पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, वो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, थ्योरी ऑफ बिग पुश की बात की जा रही है, थ्योरी ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की बात की जा रही है, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी की बात की जा रही है. तो इस केस में अगर देखते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाज रिलेटेड टू द एडम स्मिथ. ये एडम स्मिथ का है. थ्योरी ऑफ बिग पुश पॉल रोजेंटन रोडन का है. थ्योरी ऑफ लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप वो रिचर्डन आर नेल्सन का था. एंड बैलेंस ग्रोथ थ्योरी इज रिलेटेड टू नक्स. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी द सी, 1B, 2A, 3C एंड द 4D. सो द आंसर इसका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C. तो 11th क्वेश्चन आंसर इज C. ये बिल्कुल प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन रिलेटेड टू द कोर इकोनॉमी. इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, बट हरियाणा सिविल सर्विस में एक ट्रेंड रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमी थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. गिनी इंडेक्स इज अ ग्राफिकल representation of the contribution of income of wealth, not a graphical representation. in numerical format में होता है, not a graphical. न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है. ग्राफिकल में जो होता है वो लोरेंज कर्व. लोरेंज कर्व इज अ ग्राफिकल फॉर्मेट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. हायर द गिनी इंडेक्स द ग्रेटर डिग्री ऑफ इक्वालिटी. नो, हायर द इंडेक्स देयर विल बी द ग्रेटर इनइक्वालिटी. जितना ज्यादा इंडेक्स होगा उतना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा. अगर गिनी इंडेक्स 0 है तो उतना ज्यादा ही यहाँ पे इक्वालिटी होगा. मींस लेस विल बी इक्वल, मोर विल बी इनइक्वल. थर्ड पे आते हैं. द वैल्यू ऑफ गिनी इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड अमंग द रेगुलर वर्कर while decrease among the casual worker in India as per the wage report. This statement is right. The third statement is right here. Answer will be C. This is by the ILO का report आया था related to the Indian workers. India wage reports में directly लिखा गया. The statement directly taken from the Indian wage report. So the answer of this question is 3. Third answer सही है. Means we can say the option C is correct here. Option C यहाँ पे correct है. तो ये 12 questions पूछे गए थे इकोनॉमी से. तो you can see the level of the question. The question more toward the factual information. आपको factual चीजों पे, डेटा रिलेटेड पे चीजों पे उन्होंने खेला है. तो you have to focus on that when you're preparing for this examination. ईयर का, एजेंसी का, कब लॉन्च किया गया, क्या पर्पज है, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए. I am going to come up with the other questions with the other subjects as well. So stay tuned with the Mass Chandigarh IAS Academy channel and subscribe to Mass Chandigarh IAS Academy channel. Next topic पे हम लेके आएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक एंड हरियाणा जीके, हिस्ट्री, जो भी हर पेपर में डिस्कस हुआ है. वी आर गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो सो यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट इट एंड यू हैव अ रिपोजिटरी ऑफ द each question of the HCS जो last 4 years में हुआ है. Thank you very much. We will meet you in the next video.